पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना गुप्ता पीरियड ख़त्म किया था। उसके अंदर एक मेन बात रह गई थी बताना, तो वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर आगे। कन्नौज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे तब हमारी कुछ बातें रह गई थी, तो अब मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। चलो फ़िलहाल इनिशिएट करते हैं अपने लोग। प्री मेडिवल इंडिया के अंदर गुप्ता पीरियड के टाइम तक हमारी एंशिएंट इंडिया निपट चुकी है। अब हम लोग प्री मेडिवल इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत कहा जाता है, जितना उसका पीरियड था वो 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में कहा जाता है। तो इस ही 7th सेंचुरी के अंदर ही इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है, फाउंड हुआ था इसी टाइम पे इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के अंदर एक ही मान्यता है कि सिर्फ एक ही भगवान है, और उनके मैसेंजर्स, और जो उनका एक मैसेंजर हैं, आखिरी मैसेंजर जो माना जाता है वो माना जाता है हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिन्हें हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद भी कहते हैं। तो एक देखिए, जिन्हें मतलब जो उनके सुप्रीम गॉड इन्हें कहा जाता है। जैसे हिंदू में तो काफ़ी सारे गॉड भगवान हैं, और हर एक धर्म की अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उन्होंने वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया। हालांकि भगवान सिर्फ एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं। इस्लाम के अंदर अरेबिक के अंदर इस्लाम धर्म को क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म के जो सुप्रीम गॉड हैं उन्हें कहा जाता है अल्लाह। अरेबिक यानी अरबी भाषा के अंदर उन्हें अल्लाह कहा जाता है, और पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा के अंदर उन्हें खुदा कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर उन्हें सुप्रीम गॉड तो जैसे विष्णु जी और किसे शिव जी को माना जाता है, तो वैसे ही इस्लाम धर्म के अंदर केवल एक गॉड को ही सुप्रीम कहा जाता है। इनका नाम है अल्लाह, जिन्हें अल्लाह कह के बुलाया जाता है और खुदा कह के बुलाया जाता है। और बाकी इनके जो मैसेंजर्स कहे जाते हैं, जो उनके आखिरी मैसेंजर थे वो थे, जो उनके जो मैसेंजर थे वो थे, फाउंडर जो थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब को फाउंडर कहा जाता है इस्लाम धर्म का, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद भी कहते हैं। अब हज़रत मोहम्मद साहब, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 570 एडी के अंदर हुआ था, और मक्का के अंदर इन्होंने एनलाइटमेंट गेन की थी। इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति मक्का के अंदर हुई थी। ठीक है, और इन 610 इन हीरा केव्स, यानी 570 में इनका जन्म हुआ था और 610 तक उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ पर? हीरा केव्स कहाँ पर है? मक्का के अंदर। मक्का कहाँ है? सऊदी के अंदर। ठीक है, अब जो 7th सेंचुरी के अंदर इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी, और इस्लाम धर्म की स्थापना करने के बाद इस्लाम धर्म काफ़ी ही तीव्र गति से फैला, और इनके अनुयायी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहे। तो 622 एडी के अंदर, 622 एडी के अंदर ही लेफ्ट मक्का टू मदीना। उन्होंने मक्का छोड़ दिया और वो मदीना में जाके रहने लगे। उन्होंने मक्का क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनकी यह बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ही उनके लिए दिक्कत बन गई थी, और उन्हें मारने की कोशिश की जाने लगी थी दूसरे रिलीजन के लोगों के द्वारा, या फिर कह सकते हैं दूसरे रिलीजन के लोगों के द्वारा। तो मक्का का उन्हें छोड़ के मदीना में जाके बसना पड़ा था। तो मक्का से मदीना चले गए थे हमारे कौन? प्रॉफिट मोहम्मद साहब। तो जर्नी जो थी, जो मतलब इन्होंने इनकी जो जर्नी है उसकी यात्रा को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है, हिजारत कहा जाता है, हिजारत। ठीक। अब 622 के अंदर, जैसे 610 के अंदर इन्हें हीरा केव्स के अंदर वो मिल गया था एनलाइटमेंट, 622 के अंदर उन्हें मक्का त्याग के मदीना जाना पड़ा था, और 622 के अंदर ही क्या हुआ था? हिजरी संवत इन्होंने इस्लामिक कैलेंडर का स्थापना करी थी, और उन्होंने हिजरी संवत चलाया था, और डेथ हुई थी इनकी 632। उसके 10 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? मदीना के अंदर ही। तो हज़रत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद दो उनके उत्तराधारी के पद के लिए खड़े हुए थे, जिसका नाम था अली। अली जो थे वो दामाद थे किसके? हज़रत मोहम्मद साहब के। और अबू बकर दामाद भी थे और इनके शिष्य भी थे, और अबू बकर थे वो शिष्य थे किसके? हज़रत मोहम्मद साहब के। तो जो क्या हुआ, कायदे से तो अली को बनना चाहिए था,
ऐसा कहा जाता है। लेकिन बने कौन? अबू बकर बने, जो प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे अबू बकर। फिर अबू बकर के बाद जो उनके दूसरे उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे उमर। और उमर के बाद जो तीसरे उत्तराधिकारी बने वो बने उस्मान। और जो चौथे उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे अली। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक डिस्प्यूट सा स्टार्ट हो गया था मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, जिस वजह से वो डिस्प्यूट था कि कुछ लोग कहते थे कि अली को हम लोग मानते हैं इनका प्रथम उत्तराधिकारी, क्योंकि वह उनके दामाद थे, वह उनके उनके फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसलिए हम लोग उन्हें उत्तराधिकारी मानते हैं उनके। मतलब 100 में से 20% लोग करीब मानते थे कि अली उनके उत्तराधिकारी हैं, और बाकी लोग मानते थे कि अबू बकर एक असली उत्तराधिकारी के थे। तो इसी का डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अली को जो मानने वाले लोग थे उन्होंने उनकी एक नई कम्युनिटी हो गई जिसका नाम शिया था, और अबू बकर को जो मानने वाले थे उनका नाम हो गया सुन्नी। तो इस तरीके से शिया और सुन्नी के बीच में मुस्लिम कम्युनिटी डिवाइड हो गई थी। अब शिया और सुन्नियों के मतभेदों को कम करने के लिए एक और कम्युनिटी, मतलब शिया और सुन्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा कट्टरपंथी सोच होने के कारण एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई और डिस्प्यूट्स रहते थे। तो इस डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई थी जो इस्लाम का भक्ति रूप थी, और उसका नाम था सूफ़ी। सूफ़ी का जो असल मतलब होता है वो पवित्र होता है, और सूफ़ी का अर्थ ये भी होता है ऊन मतलब ऊन के कपड़े पहनने वाले लोग भी कहे जाते थे, तो इसलिए सूफ़ी इसका नाम रखा था। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, अरब इन्वेजन आ जाता है हमारे इंडिया के अंदर। भारत पर अरबों का आक्रमण हो जाता है किसी टाइम के अंदर, 7वीं सेंचुरी से लेके 11वीं सेंचुरी के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही हमारे भारत के ऊपर अरबों का इन्वेजन हो जाता है। और इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। और इस अरब इन्वेजन को ही प्रथम एकदम सबसे पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन कहा जाता है इंडिया के अंदर। क्यों कहा जाता है, आगे पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कौन था? वो एक आर्मी चीफ था, सेनापति था। कहाँ का? अरब का सेनापति था। और उस वक्त जो अरब का राजा था उसका नाम था अल हजाज। अल हजाज जो था वो राजा था अफ़गानिस्तान का उस टाइम तक, वो अरब का उस टाइम तक। अरब का जो राजा था वो था अल हजाज। अल हजाज का ही राजा का जो उसका आर्मी चीफ था, उसका सेनापति था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेके 714 एडी के बीच में आया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया इंडिया के ऊपर, और ही अटैक्ड सिंध एंड डिफीटेड अ हिंदू रूलर दाहिर। और जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम था उसने अटैक कर दिया सिंध के ऊपर। सिंध हम लोगों को पता है जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे हम लोग सिंध के नाम से जानते थे अपने एंशियंट टाइम के अंदर। और उसका एक राजा था, हिंदू रूलर था, जिसका नाम दाहिर था, जो कि ब्राह्मण वंश से बिलोंग करता था। तो उसे पराजित कर दिया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु अपॉइंटेड जजिया इन इंडिया। और उसे हराने के बाद वह इंडिया में आ गया, और उसने प्रथम, और इसे ही प्रथम मुस्लिम कहा जाता है जिसने जजिया टैक्स इम्पोज करा था इंडिया के अंदर। जजिया कौन सा टैक्स था? ये एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स द्वारा दिया जाता था, और इसके एक्सेप्शंस जो थे वो थे ब्राह्मण्स लोगों को ये टैक्स नहीं देना पड़ता था, विडोज़ को नहीं देना पड़ता था, जो विधवा होती थी उन लोगों को नहीं देना पड़ता था, और जो हैंडीकैप होते थे उन लोगों को नहीं देना पड़ता, विकलांग लोगों को नहीं देना पड़ता था। क्या? जजिया टैक्स किसने इम्पोज किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने इम्पोज किया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हजाज का आर्मी चीफ था। अल हजाज कौन था? अरब का रूलर था। ठीक है। अब उसके बाद इसी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने ही क्या करा था कि इसने गोल्डन कॉइन्स चलवाए थे जिनका नाम था दिरहम कॉइन्स कहे जाते थे। ठीक है। ही बॉट अरब हॉर्सेज इन इंडिया। और मोहम्मद बिन कासिम ही अरब हॉर्सेज को लेकर आया था इंडिया के अंदर। और ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल हस्बेंड्री इन इंडिया। और यही पहला व्यक्ति था जिसने डेट्स यानी खजूर और कैमल हस्बेंड्री की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी भारत के अंदर। और जो वर्ड मानसून है वो भी कहाँ से लाया गया है? अरेबिया से ही लाया गया है। जो एटलस है, जो मानचित्रावली है, वो सबसे पहले अरेबियंस द्वारा ही बनाई गई थी। और अरेबियंस जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ट्रांसलेट करी थी 2 किताबों को, जिसका नाम था चक्र संहिता, और दूसरी थी जिसका नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र को अरेबिक में कन्वर्ट करा गया था, उसका जो नाम था वो क्या था? कालिला व दिमना पंचतंत्र का नाम था अरेबिक्स के अंदर। इन 714
714 एडी के अंदर जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब वापस लौट गया। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जब वह 714 के एडी के अंदर वापस गया तो उसे अल हज्जाज के द्वारा मृत्यु दे दी गई थी, उसे मार दिया गया था। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। अब देखिए कन्नौज की बात आई है तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था हर्षवर्धन पीरियड के टाइम पे, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि कन्नौज के पीछे आकर इतना स्ट्रगल हुआ क्यों। तो बेसिकली क्या हुआ था, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हर्षवर्धन के टाइम के अंदर हर्षवर्धन जो तो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनकी कैपिटल थानेश्वर थी। जो इनकी सेकंड कैपिटल उन्होंने कन्नौज क्यों बनाई थी वो मैं आपको बताना भूल गया था पिछले वीडियो के अंदर। तो जिनके फादर थे वो थे प्रभाकर वर्धन, मदर थी यशोमती, एल्डर ब्रदर थे हमारे राज्यवर्धन, और जिनकी सिस्टर थी, सिस्टर के ऊपर ये पूरा खेल टिका हुआ है। तो सिस्टर थी वो थी राज्यश्री। राज्यश्री जो थी तो राज्यश्री की शादी हुई थी मौखरी डायनेस्टी का ही एक राजा था जिसका नाम था गृहवर्मन। तो क्या हुआ था कि उस वक्त बंगाल का राजा शशांक था उसे क्या कहते हैं, इससे प्रेम था, क्या कहते हैं, राज्यश्री से प्यार था और वो उसे पाना चाहता था। तो क्या हुआ कि उसने मालवा का जो राजा था उससे देवगुप्त से कहा कि भाई मेरी मदद कर दे राज्यश्री को पाने के लिए। तो बंगाल के राजा शशांक ने और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलके गृहवर्मन के ऊपर यानी गृहवर्मन मौखरी डायनेस्टी के ऊपर हमला कर दिया था और गृहवर्मन को मार दिया था और राज्यश्री को उठा के ले गए थे। तो ये बात किसे रास नहीं आई, उसके भ्राता को रास नहीं आई, जो कि कौन था, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने राज्यश्री को छुड़ा के लेके आया, कहाँ से, बंगाल का जो राजा था शशांक और देवगुप्त, इन दोनों को हरा के उसने अपनी बहन को छुड़ा लिया था। और इसने हर्षवर्धन ने फिर कन्नौज को अपने उसी में मिला लिया था क्योंकि गृहवर्धन की तो हत्या कर दी गई थी। तो उसने उसे मिला लिया और उसने उसकी सेकंड कैपिटल इसलिए उसे बना दिया ताकि वह उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर पाए, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान रख पाए कन्नौज के ऊपर, ताकि उसके ऊपर कोई हमला वगैरह ना हो। तो इसलिए उसने जो सेकंड कैपिटल बना दी थी हर्षवर्धन ने, वो बना दी थी, कन्नौज को बना दी थी। तो जो मगध की उस टाइम वैल्यू थी, जो मगध की जैसे उस टाइम वैल्यू हुआ करती थी, अब वो मगध की वैल्यू खिसक के कहाँ पर पहुँचने लगी थी, कन्नौज के अंदर पहुँचने लगी थी, क्योंकि कन्नौज काफ़ी ज़्यादा जाना माना क्षेत्र था उस वक्त का। ठीक है, तो अब उसने कैपिटल बना दी तो उसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होने लगा था। तो अब इसी के बाद आगे जाके जब ये कैपिटल बन जाती है उसके बाद ही आगे जाके इसके लिए ट्रायंगुलर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है कन्नौज के लिए। अब ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो ये कन्नौज का जो हमारा वो क्षेत्र पड़ता है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और देखते हैं इसके बारे में कि हमारा कौन त्रिपक्षीय है ना, तो इसके अंदर 3 लोग तो आए हुए होंगे, तो इसके 3 पक्ष रहे होंगे, तभी तो इसे त्रिपक्षीय कहा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसके जो 3 पक्ष रहे थे कन्नौज के ऊपर जो शासन करना चाहते थे वो थे प्रतिहार का एक रूलर था। प्रतिहार रूलर समझ लीजिए कि इनकी एक प्रतिहार डायनेस्टी थी। उसका जो प्रतिहार डायनेस्टी कहाँ पर रूल कर रही थी, राजस्थान और गुजरात का जो प्रेजेंट का एरिया है उस एरिया के अंदर प्रतिहार रूलर्स थे। और जो हमारी दूसरी थी वह पाल डायनेस्टी थी। पाल डायनेस्टी के जो एरिया था वो बंगाल साइड, वेस्ट बंगाल टाइप एरिया है, उस तरफ का एरिया था। और जो हमारे राष्ट्रकूटाज रूलर थे, राष्ट्रकूटाज रूलर का जो मेन एरिया था वो था डेक्कन का। अब इन तीनों का एम हो गया, हालांकि इन लोगों का ऐसा कोई प्रीडिफाइंड एम नहीं था कि इन लोगों को कन्नौज के ऊपर वो करना है, पर तार जुड़ते गए और ये कन्नौज के इस ट्रायंगुलर स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष के बीच में आकर निपट गए, फंस गए। तो क्या हुआ, कन्नौज जो कि मध्य प्रदेश में है फिलहाल, तो उसका जो उस वक्त उस कन्नौज में क्या चल रहा थी, अयुद्ध डायनेस्टी चल रही थी। और अयुद्ध डायनेस्टी का ही एक रूलर था जिसका नाम था इंद्रयुद्ध। और इंद्रयुद्ध का ही एक भाई था जिसका नाम था चक्रयुद्ध इसका नाम था। इंद्रयुद्ध के भ्राता का नाम था चक्रयुद्ध। तो दैट स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड बाय अ प्रतिहार रूलर। जो ये स्ट्रगल था हमारा, ये स्टार्ट किसने किया था, प्रतिहार रूलर ने करा था। हमें पता है कि प्रतिहार रूलर थे, पाल डायनेस्टी थी और राष्ट्रकूटाज रूलर्स, यही त्रिपक्ष थे
किसके अंदर? ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज के लिए। ठीक है, जो प्रतिहार रूलर था वो राजस्थान और गुजरात का था। तो जो प्रथम स्ट्रगल स्टार्ट किया था वो प्रतिहार रूलर ने ही स्टार्ट किया था। किसको इन्वेड करने के लिए और कॉन्कर करने के लिए? कन्नौज डायनेस्टी को करने के लिए। तो जो प्रतिहार रूलर का एक राजा था जिसका नाम था वत्सराज, उस वत्सराज ने क्या करा? प्रथम फेज के अंदर सबसे मतलब इसे हम लोगों ने इस चीज़ को हमने बेसिकली 4 फेज के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई थी। तो जब प्रथम फेज के अंदर जो हुआ था, इस स्ट्रगल के अंदर वत्सराज ने किसे हरा दिया था? इंद्र युद्ध को हरा दिया था। इंद्र युद्ध कौन था? इंद्र युद्ध था अयुद्ध डायनेस्टी का रूलर था, और कन्नौज के अंदर अयुद्ध डायनेस्टी चल रही थी, उसका रूलर था इंद्रयुद्ध। तब कन्नौज के ऊपर किसका हक था? वैसे तो इंद्रयुद्ध का था, लेकिन वत्सराज ने हरा दिया था प्रथम फेज के अंदर इंद्रयुद्ध को। लेकिन क्या हुआ? इस आगे चल के आफ्टर दैट अ स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड बिटवीन वत्सराज और वत्सराज प्रतिहार डायनेस्टी से और पाल डायनेस्टी से हमारा धर्मपाल के बीच में एक वो डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। क्यों स्टार्ट हो गया था? क्योंकि जब इसने कन्नौज को हथिया लिया था वत्सराज ने, तो इसने अपनी बाउंड्रीज बढ़ाता गया और इसने ये प्रयाग तक पहुंचा दी थी उसने अपनी क्या कहते हैं बाउंड्रीज। तो क्या हुआ कि उस वक्त उसका जो राजा था, क्या कहते हैं, धर्मपाल था पाल डायनेस्टी का। तो वत्सराज और पाल डायनेस्टी के राजा धर्मपाल के बीच में युद्ध हुआ और उसके अंदर धर्मपाल हार गया। लेकिन उस संघर्ष के अंदर ही, इन दोनों की लड़ाई के अंदर ही किसने इंटरवीन कर दिया था? किसने छेड़छाड़ कर दी थी इसी के बीच में? वो कर दी थी राष्ट्रकूटास रूलर ने। अब राष्ट्रकूटास रूलर थे हमारे डेक्कन वाले एरिया के। तो उसके अंदर उन्होंने राष्ट्रकूटास ने इंटरफेयर करा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ध्रुवा ऑफ राष्ट्रकूटा, मतलब प्रतिहार का हमें पता है कौन था? वस्त्रराज था प्रतिहार डायनेस्टी का। पाल डायनेस्टी का हमारा धर्मपाल था, और जो हमारा राष्ट्रकूटा रूलर था वो था ध्रुवा। तो ध्रुवा ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने जब अटैक करा वत्सराज के ऊपर, तो उसने वत्सराज को हरा दिया और राष्ट्रकूटा ने जो वो था कन्नौज था उसे हत्या लिया। तो लेकिन राष्ट्रकूटा कन्नौज को हत्याने के बाद ज़्यादा दिन वहाँ पर रुके नहीं। तो फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। तब उनके जाने के बाद था तो जो हमारा इंद्र युद्ध था, जो असल में इस कन्नौज के ऊपर शासन कर रहा था, उसके और उसके भाई के बीच, जिसका नाम था चक्रयुद्ध। तो इंद्र युद्ध और चक्रयुद्ध के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। किसके लिए? थ्रोन के लिए, कि भाई राजा कौन बनेगा, मैं बनूंगा कि तू बनेगा। तो इंद्र युद्ध और चक्रयुद्ध के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था राजा बनने के लिए, इन विच। और इस स्ट्रगल के अंदर जो धर्मपाल था, धर्मपाल कौन था? पाल डायनेस्टी का रूलर। जो धर्मपाल था उसने किसकी मदद करी? चक्रयुद्ध की मदद कर दी। यानी पहले राजा इंद्रयुद्ध था तो उसकी मदद नहीं करी उसने मदद कर दी इंद्रयुद्ध के भाई की, चक्रयुद्ध की मदद के साथ उसने यह लड़ाई जीत ली और चंद्रयुद्ध ने रूलर बन गया। और किसके कंजर्वेशन के अंदर, मतलब किसके संरक्षण के अंदर बन गया था वो चंद्रयुद्ध रूलर? चक्रयुद्ध रूलर बन गया था धर्मपाल के संरक्षण के अंदर। धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इसी समय से प्राप्त स्रोतों में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है, और इसी के अंदर धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा गया। मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो उस टाइम पे एंशिएंट टाइम के अंदर हमारी इंडिया सिर्फ 2 ही के अंदर डिवाइडेड थी, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को बोला जाता था उत्तरापथ और साउथ के अंदर बोला जाता था दक्षिण पथ। तो देखिए सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ, ये इंटरनल डिस्प्यूट हुआ। इसके अंदर राष्ट्रकूटास वगैरह की कोई लड़ाई नहीं आई है। इसके अंदर सिर्फ धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी का था उसने चक्रयुद्ध को सपोर्ट कर दिया था, और धर्मपाल के सपोर्ट से चक्रयुद्ध बन गया था राजा किसका? कन्नौज का। ठीक। अब थर्ड फेज के अंदर क्या होता है? इन थर्ड फेज द सन ऑफ वत्सराज, जो वत्सराज था कौन सी डायनेस्टी का था? प्रतिहार डायनेस्टी का था। जो वत्सराज था उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, जो कि राजा बना। प्रतिहार डायनेस्टी का जो राजा बना वत्सराज के बाद वो बना नागभट्ट द्वितीय। दैट टाइम रूलर ऑफ कन्नौज वॉज चंद्रयुद्ध। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि चंद्रयुद्ध था उस वक्त पे उसका रूलर। तो इन दिस फेज नागभट्ट द्वितीय डिफीटेड द आर्मी ऑफ धर्मपाल। और इस फेज के अंदर यानी तृतीय फेज के अंदर जो नागभट्ट था यानी प्रतिहार ने धर्मपाल को हरा दिया। प्रतिहार ने पहले भी धर्मपाल को हराया था, प्रतिहार ने फिर से धर्मपाल को हरा दिया।
तो प्रतिहार का डायनेस्टी का जो रूलर था नागभट्ट द्वितीय, उसने हरा दिया किसको, धर्मपाल को। कहाँ पर, मुंगेर के अंदर। अब फिर से पुराने टाइम जैसा सीन हो गया। वो कहते जब धर्मपाल को पता था कि पिछली बार भी प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर यानी पहले प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर था वत्सराज। वत्सराज को किसने हराया था, ध्रुव ने हराया था। ध्रुव कौन था, राष्ट्रकूटा का रूलर। तो इस बार भी उसने कहा कि पिछली बार भी राष्ट्रकूटाज नहीं हराया था, इस बार भी इन्हें राष्ट्रकूटाज ही हराएंगे। तो उसने हेल्प मांगी किसे, राष्ट्रकूटाज से। किसने हेल्प मांगी, धर्मपाल ने हेल्प मांगी राष्ट्रकूटाज से। और राष्ट्रकूटाज का जो उस वक्त जो रूलर था वो था गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय आया मैदान के अंदर और गोविंद तृतीय ने फिर से प्रतिहार डायनेस्टी को हरा दिया, जिसका राजा उस वक्त कौन था, नागभट्ट द्वितीय, और उसने उसे हरा दिया आफ्टर द डेथ ऑफ धर्मपाल। और उसके बाद क्या हुआ कि धर्मपाल की मृत्यु होगी। धर्मपाल की मतलब थोड़े दिनों बाद जब उसने हरा दिया फिर वो चले गए वहाँ से। तो थोड़े जब जब धर्मपाल की मृत्यु हो गई तो नागभट्ट द्वितीय ने फिर से कॉन्कर कर लिया किसे, कन्नौज को। मतलब नागभट्ट द्वितीय मेन अपनी नज़रें गड़ाए बैठा था, यानी सीधी बात प्रतिहार डायनेस्टी तो नज़रें गड़ाए बैठी थी कि जो जो उसका रूलर आता जा रहा था वो हर बार उसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर इन्वेड कर ही रही थी और उसे कॉन्कर करने का पूरा प्रयास कर रही थी। तो जब उसकी धर्मपाल की मृत्यु हो गई तो उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने फिर से कॉन्कर करा कन्नौज को। ठीक, अब उसके बाद हमारी लास्ट फेज आ जाती है अंतिम चरण के अंदर। क्या हुआ, इन दैट फेज जो देवपाल था, जो कि रूलर था पाल डायनेस्टी का। धर्मपाल की मृत्यु के बाद जो राजा बना वो बना देवपाल, और देवपाल था वो राजा था पाल डायनेस्टी का। और कृष्णा टू वॉज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी। तो कृष्णा दो था, कृष्णा द्वितीय जो थे वो थे रूलर थे किसके, राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी के। जो राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी के जो पहले रूलर था जिसने ने थर्ड फेज के अंदर हराया था नागभट्ट द्वितीय को, वो था गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय के बाद जो राष्ट्रकूटाज रूलर बना वो बना कृष्ण द्वितीय। और जो प्रतिहार डायनेस्टी का राजा बना वो बना मिहिर भोज। तो इन द लास्ट फेज मिहिर भोज, यानी फिर देखिए मिहिर भोज कौन सी डायनेस्टी से था, प्रतिहार डायनेस्टी से था। और जो मिहिर भोज था फिर उसने हमला करा किसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर। उसने प्रतिहार डायनेस्टी से फिर हमला करा कन्नौज के ऊपर, बट आफ्टर दैट उसने कर तो लिया कब्जा। फिर उसके बाद उसे किसने हरा दिया, मिलके हरा दिया देवपाल ने और कृष्ण द्वितीय ने। देवपाल कौन सी, पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कृष्ण द्वितीय हमारा राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो मैंने ये आपको नीचे बताया है कि वो कौन लोग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। प्रतिहार से मैंने आपको बोला मिहिर भोज पहले ही बिलोंग करता था, पाल डायनेस्टी से देवपाल बिलोंग करता था, और राष्ट्रकूटाज से कृष्ण द्वितीय करता था। कृष्ण द्वितीय से पहले कौन सा राजा था, राष्ट्रकूटाज रूलर था, उसका नाम था गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय से पहले कौन था, हमारा ध्रुवा, जिसे हम लोग ध्रुवा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, मैं उनको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए जो था, ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ जो उस टाइम पर प्रिवेल कर रही थी हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर। तो देख बेसिकली जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया हर्षवर्धन के बाद, पोस्ट गुप्ता पीरियड जब हमारा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद कोई सेंट्रल पावर नहीं बची थी हमारे देश के अंदर जो कि पूरे देश को एक तरीके से बांध के रखे। तभी तो बोला जाता है कि हर्षवर्धन जो आखिरी हिंदू शासक था, आखिरी हिंदू ब्राह्मण शासक जो कहा जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, भूल गए। हर्षवर्धन जो था लास्ट हिंदू सम्राट ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है इसे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा ये गुप्ता पीरियड हमारा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो हमारे देश के छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर बट गया, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर बट गया, उसकी छोटी छोटी अपनी डायनेस्टीज़ हो गई थी, जिसे फिर नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के अंदर हम लोग कल पढ़ेंगे।